नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीसैट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशंस के साथ-साथ मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा ताकि जिनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का समय नहीं मिला, वो भी इन वीडियोस से फायदा ले सकें। शुरू करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। मैं प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पैशन से एक एजुकेटर। मैं कुछ 5 साल से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इंजीनियर्स को कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता आ रहा हूँ। मैंने खुद काफ़ी सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं और कुछ 2 साल तक मैंने रक्षा मंत्रालय के साथ भी काम किया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, साथ में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर सीसैट्स में आ चुके हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। डिफरेंस क्या है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में? परमुटेशन की जब मैं बात करता हूं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है अरेंजमेंट्स, और जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो एक वर्ड सुनने को मिलता है सिलेक्शंस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब भी अरेंजमेंट्स की सेंस होगी तो परमुटेशन यूज करेंगे, जब भी सिलेक्शंस की सेंस होगी तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास 5 ऑलराउंडर्स हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये 5 ऑलराउंडर्स हैं जिनको आपने किसी टीम में सिलेक्ट करना है और आपको 3 ही ऑलराउंडर चाहिए। ठीक है? 3 ही ऑलराउंडर चाहिए। जब सिलेक्शन की बात होगी, तो मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ कि मेरे को किस कॉम्बिनेशन में, कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिन जिन कॉम्बिनेशंस में मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ए, बी और सी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं सी, डी और ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं बी, सी, डी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ए, डी, ई को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास कॉम्बिनेशंस हैं जिनको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ए, बी, सी सिलेक्ट कर लिया। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई मैंने टीम में ना 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट करे हैं, ए, बी, सी, और आप मुझे आगे से बोलो यार ए-बी-सी सिलेक्ट नहीं करने चाहिए थे, तुझे बी-ए-सी सिलेक्ट कर लेने चाहिए थे। क्या इस बात की कोई सेंस बनती है? नहीं बनती। ए-बी-सी अगर टीम में खेल रहे हैं तो बी-ए-सी खेल रहे हैं, सेम ही बात है। तो मतलब इनके ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ये किस सीक्वेंस में मैंने सिलेक्ट करा, मतलब पहले ए को सिलेक्ट करा, फिर बी को सिलेक्ट करा, फिर सी को सिलेक्ट करा, या फिर पहले बी को सिलेक्ट कर लिया, फिर ए को सिलेक्ट किया, फिर सी को सिलेक्ट किया। इस पे कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? हमारे कॉम्बिनेशंस में, सिलेक्शंस में। हाँ, पर अगर जब बात आ जाएगी बैटिंग ऑर्डर की, लेट्स से कि मेरे को 5th, 6th और 7th नंबर पे बैटिंग के लिए देखना कि कौन आएगा। मैंने पहले एबीसी को सिलेक्ट कर लिया भाई, पहले सिलेक्शन हो चुकी है। अब मेरे को इनको अरेंज करना है कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। अब अगर मैं ए, बी, सी को इस तरह से अरेंज कर देता हूँ कि ए 5th पोज़ीशन पे आएगा, बी 6th पोज़ीशन पे आएगा, सी 7th पोज़ीशन पे आएगा। पर अगर मैं इसी अरेंजमेंट को 5th, 6th और 7th पोज़ीशन की अरेंजमेंट को बी, ए और सी लिखता हूँ, तो ये सेम नहीं है। इट्स लाइक कि अगर भुवनेश्वर कुमार महेंद्र सिंह धोनी की जगह बैटिंग करने आ जाए, इट्स इट्स नॉट द सेम। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है कि आप किस ऑर्डर में इनको प्लेस कर रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस। ठीक है? ये चीज समझ में आई होगी आपको। जब भी आप परमुटेशन का क्वेश्चन करोगे, देन यू विल यूज द फॉर्मूला एनपीआर। जब भी आप कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यू विल यूज द फॉर्मूला एनसीआर। अब एनपीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिससे हमें पता चलता है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। इसका जरूर फायदा होगा आपको क्वेश्चंस करने में। हाँ, एक चीज और है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप इन फॉर्मूलाज, ये वाले जो फॉर्मूलाज हमने अभी लिखे हैं, इनको यूज किए बिना ही कर सकते हो। अगर आप बेसिक काउंटिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ केस काउंट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, तो जरूरी नहीं है कि आपको एनपीआर एनसीआर यूज करना है। वो हम देखेंगे आगे आने वाले सवालों में कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बाय जस्ट काउंटिंग ऑन आवर फिंगर्स, या फिर वो केस बना के हम कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है? आंसर ले सकते हैं। एक चीज और, एनपीआर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, सिर्फ एक आर फैक्टोरियल का डिफरेंस है इनमें। अगर मैं एनसीआर में ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एनपीआर बन जाता है। ठीक है? ये सीधा सीधा आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे और देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन को। तो there are 4 routes to travel from city A to city B and 6 routes from city B to city C. How many routes are possible to travel from city A to C? हमारे पास 3 सिटीज हैं, A, B and C। A से B तक जाने के हमारे पास 4 रूट हैं। ठीक है? ये मैंने रूट बना लिया। जैसे ये 1, 2, 3, 4 ये रूट्स के नाम है। उसी तरह B से C तक जाने के लिए हमारे पास 6 रूट्स हैं। ठीक है? तो मैं रूट्स को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक रूट मान लीजिए ये और है। तो इनको नाम देते हैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। अब ए से सी तक जाने के लिए देखिए काफी सारे रूट्स हैं हमारे पास। उनको अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ? ए से सी तक जाने के लिए मान लीजिए मैंने इस तरह से चूज किया
पहले मैं रूट ए सिलेक्ट किया मैंने, फिर ए डैश। एक सिलेक्शन ये भी हो सकती है ए 2 डैश, फिर सिलेक्शन एक ये हो सकती है 1 और 3 डैश। इस तरह वाया रूट 1, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, ऐसे मैं 6 सिलेक्शंस बना सकता हूँ। मतलब विद 1 एज माय मेन रूट मेरे पास 6 और रूट हैं टू रीच सी। उसी तरह 2 के साथ भी, अगर मैं एक की जगह यहाँ पे मेन रूट मेरा 2 सिलेक्ट कर लूंगा, 2 के साथ भी मैं 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, इस तरह से 6 रूट सिलेक्ट कर सकता हूँ। 3 के साथ भी यही हो सकता है, 4 के साथ भी यही हो सकता है। तो मतलब विद एवरी रूट फ्रॉम ए टू बी मेरे पास आगे 6 सब रूट्स हैं, है ना, हर केस में। तो ये टोटल कितने केस हो गए? 6, 12, 18, 24। तो टोटल 24 रूट्स हैं मेरे पास, 24 रूट्स की सिलेक्शन है जो मैं कर सकता हूँ टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। ठीक है, और इसको आप सिंपली ये सब ना करके सीधा सीधा ये भी बना सकते थे, ए टू बी जाने के लिए कितने हैं आपके पास? 4, बी टू सी जाने के लिए आपके कितने पास है? 6। तो टोटल कितने होंगे? 4 इंटू 6। ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा सीधा 4 इंटू 6 कर दोगे, दैट इज 24। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज अ बैट्समैन कैन स्कोर एग्जैक्टली 4 रन 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन्स, फोर्स एंड सिक्सेस ओनली। तो कोई बैट्समैन है, या तो सिंगल ले रहा है, या 4 मार रहा है, या 6 मार रहा है, ठीक है, और टोटल रन बनाने हैं 25, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्कोरिंग शॉट्स। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कितने वेज में ये हो सकता है कि वो सिंगल, फोर्स और 6 मारे और 25 रन बना ले। अगर ये मैं सपोज करूं कि जो सिंगल दिए हैं वो नंबर ऑफ सिंगल्स x हैं और नंबर ऑफ फोर्स y हैं और नंबर ऑफ सिक्स z है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल्स 25। ठीक है, सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केसेस बनाने शुरू करूंगा। जैसे यहाँ से अगर आपसे पूछूं कि मैक्सिमम 6 कितने मार सकता है, वो है 4, और मैक्सिमम 4 कितने मार सकता है, वो है 6, है ना। 6 फोर जा, यहाँ पे 6 फोर जा 24, एक सिंगल आया होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर 4 मैं बोलूँ कि सारे के सारे 4 ही मारे होंगे उसने, तो 6 फोर जा 24 और एक सिंगल लिया होगा। तो कुछ ऐसा ही, इसको ऐसे ही हम केसेस बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सपोज करूंगा कि कोई 6 नहीं मारा उसने। अगर कोई 6 नहीं मारा तो एक्स प्लस 4y जो है वो 25, मतलब सारे के सारे जो रन है वो सिंगल्स और फोर्स से ही आए हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई के लिए भी रिस्पेक्टिव केसेस बना सकता हूँ मैं। वाई अगर 0 होगा तो एक्स होगा 25, मतलब कोई चौका नहीं आया, कोई 4 नहीं मारा, तो सारे के सारे सिंगल्स। उसी तरह वाई अगर 1 हो जाएगा तो एक्स 21 के सिंगल और एक चौका। उसी तरह मैं 6, मैक्सिमम 6 फोर्स मार सकता हूँ टू मेक इट 25, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, मतलब एक ही सिंगल आया। हमें यहाँ पे कितने सिंगल आए, कितने फोर आए, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि केसेस कितने बने। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितने, नंबर ऑफ केसेस 7 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 6, तो 7 केसेस बने। उसी तरह मैं z इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी देख लूंगा कितने केस बने। z इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि कितने रन 6 से आए, 6 रन, 6 रन। तो x प्लस 4y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 19। तो देखो उस हिसाब से y के लिए कितने केसेस बन सकते हैं। अब 19 रन है, उसमें से मैक्सिमम 4 कितने मार सकता हूँ मैं? 4 ही तो मार सकता हूँ ना, 16 रन ही तो चौकों से मार सकता हूँ। तो 4 रन कैसे आ सकते हैं? 19 रन कैसे आ सकते हैं? अगर y 0 है तो x 19 होगा, y 1 है, 2 है, 3 है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4। तो 5 केस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ केसेस कितने बन सकते हैं। उसी तरह z अगर 2 होगा तो x प्लस 4y आपका आ जाएगा 13। तो y यहाँ तो 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है, y 2 हो सकता है, y 3 भी हो सकता है, पर y 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रन ही 13 है। तो 12 रन मेरे चौकों से आ सकते हैं। तो 3 चौके मार सकता हूँ मैक्सिमम। तो 0, 1, 2, 3, 4, 3 सॉरी 4 केस बने, है ना। उसी तरह z इज इक्वल्स टू 3 के लिए x प्लस 4y आपका कितना आ जाएगा? 7। तो जैसे ये 7 आ गया तो मेरे को पता है कि y यहाँ तो 0 हो सकता है, y यहाँ तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे कितने केस बने? 2 केस बने। लास्ट z इज इक्वल्स टू 4, जब 4 छक्के मारे होंगे उसने, तो x प्लस 4y, यहाँ पे एक ही बचेगा। तो एक बचने का मतलब क्या है? y 0 ही रहेगा और x क्या होगा? 1। y 0 रहने का मतलब कि एक ही केस है, एक ही ऐसा केस सकता है कि 4 छक्के मारे हो और एक सिंगल लिया हो। तो देख लो नंबर ऑफ केसेस कितने बने, 7, 5, 12, 4, 16, 2, 18 और 1, 19। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधा सीधा केसेस बना के, नंबर ऑफ केसेस बना के, नंबर ऑफ केसेस काउंट करके इनका आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं। 6 identical cards are placed on a table. Each card has number 1 marked on one side and number 2 marked on its other side. All the 6 cards are placed in such a manner that the number 1 is on the upper side. 6 कार्ड्स हैं हमारे पास, एक जैसे कार्ड हैं। एक तरफ 1 मार्क किया हुआ है, दूसरी तरफ 2 मार्क किया हुआ है। इस तरह से रखा है टेबल पे उन कार्ड्स को कि सारे के सारे कार्ड्स ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं नंबर 1। इन वन ट्राई एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आर टर्न्ड अपसाइड डाउन। एक ट्राई में 4 कार्ड्स को मैं उल्टा कर देता हूँ। इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज कैन द कार्ड्स बी टर्न्ड अपसाइड डाउन सच दैट ऑल 6 कार्ड्स शो नंबर 2। मेरे को 4 ही कार्ड उल्टे करने हैं
और मिनिमम नंबर ऑफ ट्राइज में मेरे को सारे के सारे कार्ड्स को उल्टा कर देना है ताकि वो 2 दिखाएँ, सारे के सारे कार्ड 2 दिखाएँ ऊपर। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे सोचने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको आपने पहले ऑलरेडी कर रखा है तो फ्रूटफुल है, अदरवाइज़ नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में ट्राई क्या रहेगी आपकी कि किसी भी किसी भी ट्राई में 4 कार्ड्स नंबर 1 दिखाएँ और 2 कार्ड्स नंबर 2 दिखाएँ। आपने ये कोशिश करनी है। वो क्यों कर कोशिश करनी है अभी बताता हूँ आपको। लेट्स से ऐसे कार्ड पड़े हैं मेरे 1, 1, 1, 1, 1 और 1 ऐसे दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? अब मैं पहले कोई भी रैंडम 4 कार्ड्स को उल्टा कर दूँगा। लेट्स से मैंने ये वाले कार्ड्स उल्टे कर दिए ऐसे, कोई भी रैंडम का 4 कार्ड उल्टे कर दिए। तो फर्स्ट ट्राई में क्या दिखेगा मेरे को 1, 2, 2, 2, 2 और 1, ठीक है? ये थी मेरी फर्स्ट ट्राई, ठीक है? अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं 4 कार्ड्स पे 1 देखूँ ऊपर। मतलब 4 कार्ड्स मेरे को 1 दिखाने चाहिए ताकि अगली बार में वो सारे के सारे कार्ड 2 दिखा दें जब मैं उनको उल्टा करूँ। 4 कार्ड्स पे 1 दिखे, 2 कार्ड्स पे 2 दिखे। वो कैसे हो सकता है? मैं अगर 1, 2, 3 इन 3 कार्ड्स को सिलेक्ट करके उल्टा कर दूँ, ठीक है? अब 2 कार्ड 1 कार्ड मेरे को और उल्टा करना है। 2 कार्ड ऑलरेडी 1 के ही हैं, तो मैं इसको नहीं छेड़ता, पड़ा रहने देता हूँ कि ये तो पड़ा रहे 1 है, 4 मेरे को चाहिए 1 तो 3 मैंने उल्टे करके ले लिए, 1 ऑलरेडी था, तो 2 इसको भी मैंने पड़ा रहने दिया कि चल मेरे को 2 2 भी तो चाहिए। फिर मैंने 1 कार्ड और भी तो उल्टा करना है ना, अभी तो इसको उल्टा कर दिया ताकि मेरे को 2 दिखे, ठीक है? अब देखो 1 2 3 4 4 मेरे को 1 दिख रहे हैं। अब इन्हीं चारों को मैं फिर से उल्टा कर दूँगा, ये 2 पड़ा रहने देगा, 2, 2, 2 ये 2 वैसे ही पड़ा है, इसको भी उल्टा कर दिया 2। तो ये थी सेकंड ट्राई, ये थी थर्ड ट्राई। तो थर्ड ट्राई में मैंने क्या किया, सारे के सारे कार्ड्स को 2 में बदल दिया। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। मिनिमम 3 नंबर ऑफ ट्राइज में हम ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग एंड फॉर द फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू शेक हैंड्स। अगर मेल मेल फीमेल फीमेल है तो हग करेंगे, अगर मेल फीमेल या फीमेल मेल है तो वो हाथ मिलाएंगे। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट इन अ पार्टी एंड देयर वर 24 हैंडशेक्स, तो 24 हैंडशेक्स थे टोटल। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट्स द पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स, इनमें से कौन सा नंबर है जो पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स हो सकता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हैंडशेक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए मेल आपके पास 3 है, फीमेल आपके पास लेट्स से 4 है, तो हैंडशेक्स देखिए कैसे होंगे। मेल 1, मेल 2 और मेल 3 हैं, वो अपने-अपने हाथ आगे बढ़ाएँगे फीमेल्स के साथ हैंडशेक करने के लिए। तो यहाँ पे मेल 1 भी 4 फीमेल के साथ हैंडशेक करेगा, मेल 2 भी और मेल 3 भी। तो टोटल हैंडशेक कितने हुए 12। अब ये सीधा-सीधा हम 3 इंटू 4 करके भी देख सकते थे 12, ठीक है? तो यहाँ से ये समझ में आया होगा हैंडशेक्स कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? अब यहाँ से मेरे को ये समझ में आया 24 जो है, ये मेल और फीमेल जो एक्चुअल में इस सोसाइटी में जो एक्चुअली नंबर ऑफ मेल और फीमेल है उनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 कैसे लिख सकता हूँ मैं? 1 और 24 हो सकता है, 2 और 12 हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे मेल 1 है, फीमेल 24 है, या मेल 24 हैं, फीमेल 1 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि नंबर ऑफ हग्स पे जाना है, तो वो कुछ भी किसी भी नंबर को हम मेल फीमेल मान लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? हग्स का कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर। सॉरी, हैंडशेक्स का कॉन्सेप्ट तो हो गया क्लियर, अब हग्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि फीमेल आपस में हग करनी है, तो फीमेल 1 जो है, वो फीमेल 2, फीमेल 3 और फीमेल 4 को हग करेगी, मतलब नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए 3। उसी तरह फीमेल 2, फीमेल 3 और फीमेल 4 को हग करेगी, क्यों? क्योंकि ये फीमेल 2 फीमेल 1 को तो ऑलरेडी हग कर चुकी है, तो नंबर ऑफ केसेस बने 2। फीमेल 3 के लिए फीमेल 4 बचेगी, क्योंकि ये फीमेल 3 फीमेल 2 को भी कर चुकी है और फीमेल 1 को भी कर चुकी है, इसके लिए बचा केस 1। और फीमेल 4, इसके लिए कोई केस नहीं बचा, क्योंकि फीमेल फेल ऑलरेडी सबको हग कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए केस अगर 4 फीमेल है, तो नंबर ऑफ हग्स कितनी बनी 3 + 2 + 1। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अगर फीमेल यहाँ पे 4 ना होके मान लो यहाँ पे 6 होती, ये तो 4 के लिए बन गया ना, अगर 6 होती तो ये क्या कितना बन जाता? ये बनता 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 6 ना होके 8 होती, 10 होती, कुछ भी होता, तो हमें ये वाला पता चल गया कि जितने भी नंबर है उससे 1 कम करके देन उनको सीक्वेंस में ऐड कर दो। ठीक है? अब ये क्या है? सिंपली सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज़ n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? जैसे यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 इसका सम निकालना है, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। हम इस चीज़ को अब डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हम अपना ये केस उठा लेते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ हग्स देखनी है कितनी है। 3 सेम जेंडर वाले हैं, 8 सेम जेंडर वाले हैं। ये जब हग करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। इस वाले लॉजिक पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। जब ये लोग हग करेंगे, ये कितना आएगा इसका? 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2। ये इनकी टोटल नंबर ऑफ हग्स बनी 3, इनकी टोटल नंबर हग्स बनी 28। तो 28 + 3 31, मतलब इस केस में टोटल हग्स बनेंगी 31। ठीक है? अब इस 31 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसमें कितनी हग्स बनी चाहिए? 4 के लिए 3 गुना 4/2 प्लस 6 के लिए 5 गुना 6/2
तो ये कट गया 3 से, ये कट गया 2 से, तो ये बना 6 + 15 आ गया 21। 21 हमारा ऑप्शन में है, 21 हाँ जी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका आंसर सी। टोटल नंबर ऑफ हग्स 21, अगर हम ये सपोज करते हैं कि 4 मेल और 6 फीमेल, या फिर वाइस वर्सा, कुछ भी हो। ठीक है, चलो ये तो हमारा लॉजिक था सिंपल, जस्ट हमने काउंट कर लिया, देखा, केसेस बनाया, कॉमन सेंस यूज करी और कर लिया इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व। बट अगर इसमें हमें कॉम्बिनेशन लगाना होगा तो वो कैसे करेंगे? अब कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, परमुटेशन क्यों नहीं बोल रहा, पहले तो वो भी गौर करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेल 1 ने मेल 2 को हक करा और मेल 2 ने मेल 1 को हक करा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हग हो रही है, एक ही हग हो रही है, चाहे मेल 1 मेल 2 को करे, चाहे मेल 2 मेल 1 को करे। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे परम्यूटेशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा। M1 M2 हक कर रहे हैं, चाहे M2 M1 हक कर रहे हैं, एक ही हक काउंट हो रही है वो। चलो ये चीज समझ में आई। अब हग करने के लिए कितने लोग चाहिए? एक हग करने के लिए 2 लोग चाहिए। ठीक है, अब इसी केस को अगर मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से करूं, इसी केस को मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से करूं, हमारे पास 4 लेट्स से मेल हैं, 6 फीमेल हैं। अब 4 मेल ने आपस में हक करनी है 4C2। क्यों? 4 मेल है हक करने वाले, और एक टाइम पे कितने मेल हक करेंगे? 2। उसी तरह फीमेल भी करेंगी 6C2। अब कॉम्बिनेशन का हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट 4C2 क्या होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 4C2 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल। उसी तरह 6C2 को जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 6C2 को सॉल्व करूंगा तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे 6C2 को और 4C2 को, तो यही निकल के आएगा आपका 6 और 15। जब ऐड कर दोगे ये निकल के आएगा 6, निकल के आएगा 15, ऐड कर दोगे तब भी ये 21 बन जाएगा। तो ठीक है, तो दोनों तरीकों से आपको पता चल गया कैसे करना है। कॉमन तरीका, नॉर्मल तरीका, नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वैसे भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और अगर आपने कॉम्बिनेशन लगाना है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our question is there are 5 tasks and 5 persons. Task 1 cannot be assigned to either person 1 or person 2. Task 2 must be assigned to either person 3 or person 4. Every person is to be assigned one task. In how many ways can the assignment be done? Easy सा question है. Task 1, Task 2, Task 3, Task 4, Task 5. अब देखिए टास्क 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टास्क 2 या तो 3 के पास जाएगा, 4 के पास जाएगा। तो टास्क 2 के लिए पर्सन असाइन करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या 4 या 3, है ना? या पर्सन नंबर 3 या पर्सन नंबर 4। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया किसी को, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ना तो 1 आ सकता है, ना 2 आ सकता है। 3 या 4 में से किसी एक को मैंने यहाँ असाइन कर दिया होगा, तो इसके लिए कितनी ऑप्शंस बची? इसके लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बची, है ना? दो 5 में से 2 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। एक को मैंने ऑलरेडी यहाँ असाइन कर दिया होगा, तो इसके लिए बची 2 ऑप्शंस। अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई असाइन हो गया, यहाँ पे भी कोई ना कोई असाइन हो गया, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि 2 असाइन हो चुके हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो बचे हुए तीनों में से किसी को भी मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। उसी तरह जैसे 3 आगे वाले 3 टास्क के लिए 3 असाइन हो गए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से करोगे। 2 टू 4, 4 3 12, 12 24, 24 आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल है, ठीक है। अगर आपको उसमें कॉम्बिनेशन भी लगाना है तो आप यही रिजल्ट कॉम्बिनेशन से भी देख पाओगे। कॉम्बिनेशन सेम ही लॉजिक है। उसी तरह जैसे देखिए टास्क 2 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि पर्सन 3 या पर्सन 4 में से कोई ना कोई आएगा, तो 2C1। ठीक है, एक टास्क के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, दो चॉइसेस है, तो 2C1। ठीक है, 2 में से एक को चूज करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, तो इसके लिए भी वही चीज़ है, सेम है, क्योंकि 2 हम चूज कर नहीं सकते, एक को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चूज कर लिया होगा, तो इसके लिए भी सिर्फ 2 ऑप्शन ही बचेंगे, 2C1 यहाँ पे, 3C1 इसी तरह यहाँ इस टास्क के लिए, 2C1 इस टास्क के लिए, 1C1 मतलब 1 इस टास्क के लिए। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2C1 कितना होता है 2, 2C1 2, 3C1 3, 2C1 2 एंड 1C1, तो सेम ही आपका रिजल्ट बन जाएगा जो हमने बिना कॉम्बिनेशन को कंसिडर किए हुए किया। ठीक है, आसान सा सवाल था, चलते हैं आगे। A student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely Commerce, Economics, Statistics, Mathematics 1, Mathematics 2. Mathematics 2 can be offered only if Mathematics 1 is also opted. The number of different combinations of 2 subjects that can be opted for. देखिए पहले तो ये कंडीशन जो है, इससे मैं एक केस बना लूंगा। Mathematics 2 can be offered only if Mathematics 1 is also opted. मतलब M1 और M2 आएगी एक साथ, समझे? M2 मतलब तभी आएगा जब मैंने M1 ऑप्ट कर लिया। तो एक केस को मैं ऐसे एक्सक्लूसिवली डिफरेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने मैथमेटिक्स 2 का हिसाब किताब सॉल्व कर लिया, मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 1 के साथ ही आ सकता है, इसको मैं हटा देता हूँ कंसिडरेशन से। अब मेरे पास बचेंगे 4 सब्जेक्ट्स, जिनके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेज निकालने, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकालने हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से मैंने चूज कितने करने हैं? 2, तो 4C2 मेरा आ गया।
इनको नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। तो 4C2 क्या है? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कुछ नहीं 2 ही होता है, तो फैक्टोरियल हटा दो। 2 इंटू 2 4 6 और प्लस 1 वाला 7 प्लस 1 ये वाला केस। तो 7 केसेस आपके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, जैसे आपने एक केस जैसे ये निकाला, अब बाकी केसेस कैसे बनेंगे? जैसे मैथमेटिक्स 1 के साथ ऑप्ट करने के लिए आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, 3, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 को ना कंसीडर करके आप स्टैट्स पे आ जाओ। स्टैट्स के साथ आप कितने को कंसीडर कर सकते हो? कॉमर्स और इकोनॉमिक्स मतलब 2, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 के केस में हम ऑलरेडी ये स्टैट्स और मैथमेटिक्स 1 का जो कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं इस केस में। तो स्टैट्स के लिए मैथमेटिक्स 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक्स को कंसीडर को कॉमर्स को। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स के लिए हम सिर्फ कॉमर्स को कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टैट्स के साथ और मैथमेटिक्स 1 के साथ जो केस हम इन दोनों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बस टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बने? 3 4 5 और 6, 6 यहाँ पे, 6 प्लस 1 ये वाला 7। तो इस हिसाब से भी आपका 7 ही आंसर आएगा, ठीक है। The selection is to be made for one post of principal and 2 posts of vice principal among the 6 candidates called for the interview. Only 2 are eligible for the post of principal while all are eligible for the post of vice principal. 6 कैंडिडेट्स हैं, हमें एक प्रिंसिपल और 2 वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट करने हैं। अब 6 में से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स हैं जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हमें नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन के नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये गिवन है कि 6 में से ओके 6 में से सिर्फ 2 ही एलिजिबल है प्रिंसिपल की सिलेक्शन के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल कैन बी सिलेक्टेड इन ओनली 2 वेज, है ना। 2 ही कैंडिडेट एलिजिबल है, तो 2 ही तरीके में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, इधर कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल का केस डिस्कस कर लेते हैं। अब वाइस प्रिंसिपल के केस में ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मैंने प्रिंसिपल को एक बंदे को इन 6 में से मैंने एक को प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिया, एक को एज ए प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लिया, तो 5 ही बचेंगे वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन के लिए, है ना। तो मेरे पास अभी 5 अवेलेबल हैं वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्ट कितने करने हैं मैंने? 2, तो 5C2। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने ये ध्यान देना कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, परमुटेशन नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ फॉर वाइस प्रिंसिपल, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 1 भी अगर मैं फॉर वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरेंजमेंट से 1 को पहले सिलेक्ट किया या 2 को पहले सिलेक्ट किया या 2 को पहले सिलेक्ट किया 1 को पहले सिलेक्ट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो इसको जब मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ये 2 पे कट जाएगा, तो ये आ गया 10 वेज, 10 वेज। तो 10 वेज में मैं वाइस प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखिए, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल की सिलेक्शन और वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन। कैसे? अब जैसे मैंने आपसे बोला था, एक कैंडिडेट जैसे ही सिलेक्ट हो गया तो 5 कैंडिडेट हमारे पास बचेंगे, ठीक है, एक कैंडिडेट पर। इस एक कैंडिडेट के लिए भी तो हमारे पास 2 वेज है ना। जैसे मान लीजिए ए, 2 वेज कौन से? ए या बी। मान लीजिए मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, तो बी वाइस प्रिंसिपल की दौड़ में चला जाएगा, वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन में दौड़ में चला जाएगा। पर अगर मैं ए को ना सिलेक्ट करके बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ए वाइस प्रिंसिपल की दौड़ में चला जाएगा। तो मतलब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। तो मतलब 2 इंटू 10, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 20 वेज, ठीक है, 2 इंटू 10। तो यहाँ पे 20 कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हमारा होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 पीपल फ्रॉम ए क्लब बाय पिकिंग लॉट्स, वन ऑफ देम विल होस्ट अ डिनर फॉर ऑल वंस इन अ मंथ। सबके लिए, ठीक है। 12 लोग हैं किसी क्लब में, लॉटरी के हिसाब से देखेंगे कि कौन मंथली डिनर ऑर्गेनाइज करेगा बाकी बचे हुए मेंबर्स के लिए। द नंबर ऑफ डिनर्स पर्टिकुलर मेंबर हैज टू होस्ट इन 1 ईयर इज। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लॉटरी डालनी है 12 लोगों में से किसी एक को डिनर होस्ट करना है, जिसका नाम आएगा वो होस्ट करेगा। अब हो सकता है कि 12 की 12 बार एक ही बंदे का नाम आ जाए, है ना। श्योरिटी से तो हम ये नहीं कह सकते कि किसको कितनी बार डिनर होस्ट करना पड़ेगा। तो कांट बी प्रेडिक्टेड आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये लॉटरी वाला सिस्टम है, तो इसमें वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। 4-digit numbers are to be formed using the digits 1, 2, 3, and 4, and none of these 4 digits are repeated in any manner. Further, 2 and 3 are not to immediately follow each other. 1 is not to be immediately followed by 3. 4 is not to appear at the last place. 1 is not to appear at the first place. देखिए, हमारे पास 4 कंडीशंस दे रखी हैं और हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और हमें ये बताना है कि कितने नंबर बनेंगे बाय इफ वी सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, पहले तो वो लिख लेते हैं। 2 and 3 आर नॉट टू इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, मतलब 2 3 और 3 2 एक साथ ऐसे दिखेंगे नहीं मेरे को कहीं भी। 1 इज नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, एक के पीछे 3 नहीं होना चाहिए। 4 इज नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस, एंड 1 इज नॉट टू अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस।
4 जो है वो लास्ट प्लेस पे नहीं हो सकता, अगर मान लो ये 4 डिजिट नंबर है, 4 यहाँ नहीं हो सकता और 1 यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी केस बना लेंगे 3। 3 केस कैसे बनाएँगे? अभी देखते हैं। जैसे हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे जो है ना, यहाँ वाली ये वाली प्लेस है, यहाँ पे 1 नहीं हो सकता। 1 नहीं हो सकता तो यहाँ पे कितने डिजिट्स आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 3 ही केस बना लूँगा मैं। मैं पहले ये देख लूँगा कि फर्स्ट में स्टार्टिंग में मेरा 2 आ जाए अगर, तो बाकी देखते हैं पीछे क्या आना चाहिए। 2 अगर यहाँ पे आ गया तो इस जगह पे 3 नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस तरह आएगा क्योंकि 4 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि 4 लास्ट में नहीं आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। और क्या बन सकता है? 2, अच्छा 3 यहाँ पे नहीं लिख सकता, 4 क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा तो मेरे को मजबूरन यहाँ पे इस जगह पे 1 लिख दूँगा, मजबूरन 3 लिखना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए 2 ही केसेस बनेंगे और कुछ नहीं है। तो बात कर लेते हैं, अगर 2 की जगह यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। 3 लिख लेता हूँ तो यहाँ पे 2 की पॉसिबिलिटी आने की खत्म होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 और 2 नहीं आ सकते। तो यहाँ पे या तो 4 आ सकता है, या 1 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो 4 और 2 मेरे को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा डेफिनिटली। क्यों? क्योंकि 4 मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना, तो 4 मेरे को यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो ओके, 3 के साथ और क्या बन सकता है? अब 3 के साथ 1 ना लिख के अगर मैं 4 लिख दूँ, लिख सकता हूँ। 1 और 2, और 3 के साथ 4, 2, 1 ये भी बन सकता है ना? तो 3 केसेस ये बन गए, ठीक है जी। अब बना लेते हैं 4 के साथ। 4 जब मेरा फर्स्ट प्लेस पे आएगा, 4 फर्स्ट प्लेस पे आएगा, तो क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ? लिख के देख लेते हैं। 1 लिख दिया मैंने जी, ठीक है। जैसे ही मैंने 1 लिख दिया, मेरे पास 2 या 3 ही बचे हैं। चाहे मैं 2 3 लिखूँ, चाहे मैं 3 2 लिखूँ, ये दोनों कंडीशंस आ जाएँगी, जो कि नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 नहीं आएगा। तो 1 तो डेफिनिटली यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 लिख के देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और 2 आएगा लास्ट में। एक केस तो ये बन गया। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या? इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, यहाँ पे एक ही केस बनेगा। ठीक है? वो हमने डिस्कस कर ही लिया क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशंस भी तो हमें सैटिस्फाई करनी है। तो ठीक है, कितने नंबर ऑफ केसेस बने? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ केसेस बने। ये रहा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक तरह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं हमारा। In a question paper, there are 5 questions to be attempted, and the answer to each question has 2 choices, true or false. It is given that no two candidates have given the same answers to the 5 questions in an identical sequence. For this to happen, the maximum number of candidates is। देखिए हमारे पास 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के पास 2 ऑप्शंस हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, 5 क्वेश्चंस का आंसर, मान लीजिए मैं एज ए कैंडिडेट पांचों के पांचों को ट्रू बोल देता हूँ। ठीक है, कैंडिडेट 1। कैंडिडेट 2 क्या करेगा? मान लीजिए पांचों के पांचों को फॉल्स बोल देगा। ठीक है, कैंडिडेट 3 कर सकता है कि पहले को ट्रू, दूसरे को फॉल्स, तीसरे को ट्रू, चौथे को फॉल्स, ऐसे अल्टरनेटिवली। तो इस तरह से कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो यूनिक आंसर देंगे? ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिंपली जितने 5 आंसर्स के यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, उतने ही तो यूनिक कैंडिडेट्स हो सकते हैं ना, है ना? यूनिक आंसर्स कैसे हो सकते हैं कि इनका जो मेरे को ये जो 5 मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में मेरे को इनको आंसर करना है, तो यूनिकली मैं इनके कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 5 मेरे पास लेट्स से सवाल है जिनको मेरे को ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आंसर करना है। पहले सवाल के लिए कितनी ऑप्शंस है मेरे पास? 2। इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आई कैन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन? 2 वेज। दूसरा भी 2 वेज, तीसरा भी 2 वेज, चौथा भी 2 वेज, और पांचवा भी 2 वेज। टोटल नंबर ऑफ कितने यूनिक आंसर्स हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 5, मतलब 32। तो 32 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए रो so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? ठीक है जी, देखो इस क्वेश्चन को सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप केसेस बनाने शुरू कर दो ऐसे, क्योंकि नॉट नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना। B1 G1 B2 G2 B1 G1 G2 B2, इस तरह से आप केसेस बनाने शुरू कर दो और लिखो केसेस, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसको एक तरह से आप ऐसा कर सकते हो, इस क्वेश्चन को पहले तो देख लो कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, इनको हमें अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 लोगों को अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ केसेस में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। सिंपल है। तो कितने हो गए वो टोटल? 24। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ठीक है, इसमें से अब आप वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें से गर्ल्स टुगेदर होंगी, तो आपके वो वाले केसेस बन जाएंगे जो जिसमें गर्ल्स टुगेदर नहीं है।
नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब गर्ल्स टुगेदर रखने का मतलब क्या कि दो गर्ल्स जो टुगेदर है उनको दो गर्ल्स ना मान के एक ग्रुप मान लो। जैसे आप इसको एक ग्रुप मान लोगे मतलब ये हमेशा एक साथ रहेंगी। तो एक ग्रुप का मतलब क्या है, ये मान लीजिए एक ग्रुप है कंबाइंड G1 एंड G2, और साथ में इनके B1 और B2 इस तरह से बैठ सकते हैं लड़के, ठीक है। तो एक तरह से ये कितने हैं, एक दो तीन लोग हैं, इनको अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। पर ये आपस में गर्ल्स भी अरेंज हो सकती हैं G1 G2 कितने वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो टोटल कितना हो गया 12। तो 12 वेज ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स हमेशा साथ रहेंगी, चाहे जैसे मर्जी रहें। इसको मैंने क्योंकि ऐसे एक ग्रुप में बांध दिया, तो ये आपस में हमेशा रहेंगी, चाहे ये गर्ल मिडिल प्लेस पे आए चाहे एक्सट्रीम प्लेस पे आए, किसी भी तरह से, ठीक है। बट ये आपस में भी G1 G2 और G2 G1 वाली फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 फैक्टोरियल की फॉर्म में तो को मल्टीप्लाई कर दिया इनकी आपस में शफलिंग की वजह से। तो टोटल 12 केसेस मेरे पास बन गए जो ये बताते हैं कि गर्ल हमेशा साथ रहेंगी। तो गर्ल अगर हमेशा साथ रहेंगी 12 केसेस में, तो 24 में से अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचे हुए केसेस कौन से होंगे जिसमें गर्ल्स कभी भी साथ नहीं होंगी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पता चल गए। अगर ऐसा आ जाए आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर तो कैसे करना है, अगर नॉट की जगह ये नॉट काट दूं आर नेक्स्ट टू ईच अदर तो आपने इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bag contains 20 balls, 8 balls are green, 7 are white, 5 are red. What is the minimum number of balls that must be picked up from the ball blindfolded to be a shot of picking at least one ball of each color? देखिए, अगर आप 20 20 बॉल्स के किसी बैग में से बॉल्स निकाल रहे हो ब्लाइंड फोल्ड, टू बी वेरी एश्योर्ड कि आपने तीनों के तीनों कलर निकाल लिए, उसके लिए आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी पड़ेंगी वो निकालनी पड़ेंगी 8 + 7 + एक ज़्यादा 16। वो कैसे, मान लीजिए आप 8 बॉल्स निकालते हो पहले, तो अब हो सकता है कि आठों के आठे वो ग्रीन हो जाए, है ना। जैसे आपने फर्स्ट 8 निकाली, हो सकता है कि फर्स्ट 8 वो ग्रीन ही निकले। पर जैसे आपने 9th निकाली तो आपको ये श्योरिटी हो जाएगी ग्रीन के साथ एक एडिशनल कलर और निकला है, ठीक है। तब आपको श्योरिटी हो जाएगी, वो व्हाइट भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आठों के आठे ग्रीन निकले, हो सकता है कि 5 ग्रीन निकले, 3 व्हाइट निकले, कुछ भी। पर हम मोस्ट पेसिमिस्टिक सिनेरियो में बात कर रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बॉल्स निकालनी पड़ेगी तब जाके। 3 कलर हो सकता है कि आपने पहली 3 निकाली, पहली ग्रीन निकल गई, दूसरी व्हाइट और तीसरी रेड, ऐसा भी हो सकता है। बट एक 100% श्योरिटी के साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 कलर अलग अलग कब निकलेंगे, वो निकलेंगे इस तरह से। जैसे मान के चलो कि आप 8 पहली निकाल लो, ग्रीन निकल गई, अगली 7 मतलब 15 जब आपने निकाली तो ग्रीन प्लस व्हाइट निकली, और जैसे आपने 16th बॉल निकाली तो वो ग्रीन प्लस व्हाइट तो हमारे पास थी ऑलरेडी, और साथ में रेड निकल आई। तो आप 100% श्योरिटी से जब आप 16th बॉल निकालोगे तब बोल सकते हो कि आपने तीनों के तीनों कलर निकाल लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। How many different 5-letter words with or without meaning can be constructed using all the letters of the word Delhi so that each word has to start with D and end with I? सिंपल सा क्वेश्चन है, D and I ये मैंने फिक्स कर दिए, ये मेरे को स्टार्टिंग में और एंड में रखने हैं। बचे कौन से वर्ड मेरे पास, E, L और H। E, L, H को मेरे को अरेंज करना है, कितने वेज में अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल वेज में, जो कि है 6। तो 6 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। देयर आर 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can handshakes take place? देखिए, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 लोग हैं। अब कोई इन 6 से बाहर कोई, अनदर पर्सन बोला ना, अनदर पर्सन, इन 6 से बाहर कोई, 6 से अलावा कोई इंसान आ रहा है इनसे हाथ मिलाने के लिए, और वो इस तरह से हाथ मिला रहा है कि उसने 3 लोगों के साथ हाथ मिलाना है और 2 कंसेक्यूटिव लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। मतलब कि मान लीजिए उसने ए के साथ हाथ मिलाया, फिर वो बी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, सी के साथ मिला सकता है, डी के साथ, ई के साथ, किसी के साथ भी। और उसको 3 लोगों के साथ हाथ मिलाना है, तो मान लीजिए बी को छोड़ के उसने सी के साथ हाथ मिलाया, फिर डी को छोड़ के उसने ई के साथ हाथ मिला लिया। एक तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, ए के साथ हाथ मिलाया, सी के साथ हाथ मिला बी को छोड़ के, अब डी से हाथ ना मिला के वो ई के साथ हाथ मिला सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, है ना। ओके, ओ सॉरी, ई के साथ तो ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया, ई की जगह एफ के साथ, ई को भी छोड़ दे और एफ के साथ हाथ मिला ले। ओके, तो ए बी और सी दोनों को छोड़ दे, डी के साथ हाथ मिला ले, फिर ई को छोड़ के एफ के साथ हाथ मिला ले, ठीक है। ठीक है, अब हो सकता है कि वो ए के साथ हाथ ही ना मिलाए, जाके सीधा बी के साथ हाथ मिला ले, सी को छोड़ के डी के साथ हाथ मिला ले, और डी के बाद ई को छोड़ के एफ के साथ हाथ मिला ले। एक केस ही हो सकता है, टोटल 4 ही केस बनेंगे ऐसे, ठीक है। एक ये तो सिंपल सा तरीका है।
इस तरह से लिखने का। और इसको आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले वे से करना है। अब देखो 6 लोग हैं, जब भी मैं अल्टरनेट वे में सिलेक्ट करूंगा एक को छोड़ के, जैसे ए बी को छोड़ दिया, फिर सी को सिलेक्ट किया, डी को छोड़ दिया, ई को सिलेक्ट किया, है ना, तो अल्टरनेट वे में हमेशा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने अवेलेबल रहेंगे टू बी सिलेक्टेड, हमेशा मेरे पास 4 लोग रहेंगे टू बी सिलेक्टेड। जैसे ए ए को सिलेक्ट किया, बी को छोड़ दिया, सी को सिलेक्ट कर लिया, डी को छोड़ दिया। अब जैसे अभी यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया ई और एफ दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है ना, तो 4 वेज में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, 4 लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, 4 फैक्टोरियल। अब मेरे को कितने लोगों के साथ हाथ मिलाना, 3, इन 4 में से 3 लोगों के साथ 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग 4c3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो भी ये 4 निकल के आएगा, तो ये आपका 4 एज एन आंसर, ठीक है, बाय यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यूजिंग 2 2 3 3 3 as digits how many distinct numbers greater than 30,000 can be formed। ठीक है जी, 30,000 से बड़ा नंबर बनाना है हमें, तो आगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 प्लेसेस के लिए मेरे को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स, तो 4 फैक्टोरियल आ गया, कुछ रहता है, बिल्कुल रहता है। देखिए जहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 3 3 2 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक नंबर है, अगर ये वाला 3 मैं इधर लिख देता हूँ, ये वाला 3 इधर लिख देता हूँ, 3 3 2 2, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही नंबर है, आइडेंटिकल नंबर ये तो है दोनों, ठीक है, बट मेरे को डिस्टिंक्ट नंबर बनाने हैं। तो जब भी ऐसा होगा ना, आपके पास आइडेंटिकल चीजें पड़ी होंगी यहाँ पे परमुटेशन में, तो आपने क्या करना है, उन आइडेंटिकल चीजों को डिवाइड करना है। किस तरह से, जैसे 3 और 3, 2 3 है, तो इन 3 के लिए 2 फैक्टोरियल, 2 2, टूज भी 2 हैं, 2 है मेरे पास, तो इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इनसे आपको डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल को। इस तरह से जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, तो आप आइडेंटिकल्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, तो 2 3 2 6, तो 6 आ गया आपका आंसर, ठीक है। 6 डिस्टिंक्ट नंबर आप ऐसे बना पाओगे। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिकल्स को कैसे आपने डिवाइड कर देना है, आइडेंटिकल सैंपल्स को, ठीक है। तो ऑन अ चेस बोर्ड इन how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on the diagonals along a straight path। ठीक है जी, जैसे ये देखिए, ये वाला पाथ है, डायगोनल पाथ है ना, उधर से ये वाला, दूसरे से ये वाला पाथ है, डायगोनल पाथ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को चूज करना है। 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे एक ग्रुप बना के इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को सिलेक्ट करना है कितने टोटल, 8 हैं। 8 में से 6 का मैंने एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि मेरे को कंसेक्यूटिव सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे एक स्क्वायर और एक स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं वही चीज़ जैसे मैंने गर्ल्स और बॉयज़ वाले केस में कहा था, अब यहाँ पे एक वो बना लिया, एक ग्रुप बना लिया ये, और एक बना लिया ये, और एक बना लिया ये, मतलब ये जो मेरे पास डिफरेंट अलग पड़े हैं ये स्क्वायर्स, उनको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए ये यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया, एक मान लीजिए नॉर्मल स्क्वायर यहाँ पे है, ग्रुप वाला स्क्वायर यहाँ पे है, और ये एक यहाँ पे हो गया। और ऐसा भी हो सकता है दोनों स्क्वायर इस तरह से, ग्रुप वाला एक्सट्रीम में है। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे कितने ऐसे केसेस बनेंगे, तीन तीन ही वेज बनेंगे कि मैं 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को सिलेक्ट कर सकूं। जैसे ये 6 सिलेक्ट कर लिया मैंने जहाँ पे मैंने क्रॉस मारा है, फिर मान लीजिए मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को छोड़ देता हूँ, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक वे ये हो गया, और एक वे ये भी हो सकता है कि मैं इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, एक वे ये हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम वाला भी हमने कर लिया, तो 3 ही वे होंगे। उसी तरह ब्लैक वाले के लिए भी 3 हो जाएंगे, तो टोटल कितने केस हुए, 6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। What is the number of numbers of the form 0.xy where x and y are distinct non-zero digits? देखिए जीरो पॉइंट एक्स वाई, अब एक्स वाई क्या है, डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं हो रहे। एक्स के लिए 1 to 9 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो 9 वेज में मैं एक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इन 1 to 9 में से कुछ ना कुछ डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, तो वाई के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बचेंगी, सिर्फ 8, तो 9 इंटू 8 72। कितने नंबर ऑफ वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ, 72 में, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive integers is equals to their product। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये नंबर सिस्टम का मोस्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को इस तरह से सपोज कर सकता हूँ मैं, क्या, x-1 x एंड x+1, ठीक है, इनको इस तरह से मैंने सपोज कर लिया, तो इनका सम जो है इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे जैसे मैं सम करूंगा, 1 से 1 कट गया, तो 3x इज इक्वल्स टू x-1 x+1 x² -1 इंटू x। तो देखिए
सबसे पहले तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ, सबसे पहला केस तो x अगर 0 है, तो ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो अगर x को 0 पुट करता हूँ, तो -1, 0 और 1, ठीक है? एक तो मेरा केस ये बन जाएगा, ठीक है? एक तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का केस ये बन जाएगा। बट अगर यहाँ से x और x को कैंसल कर दूँ मैं, तो x स्क्वायर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, या फिर x जो आपका आ जाएगा +-2। तो अगर मैं x को +2 पुट करता हूँ, x को जब मैं +2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो उस हिसाब से 1, 2 और 3, एक केस ये बन गया। और हमारे पास -2 वाला केस भी तो है। x को जब मैं -2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आपका वही चीज़ बन जाएगी, -3, -2, -1, ठीक है? तो एक ये और एक ये। ये आपके पास 3 केस बन गए, और 3 केस ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, ठीक है? आगे चलते हैं। There are 9 cups placed on a table arranged in an equal number of rows and columns, out of which 6 cups contain coffee, 3 cups contain tea. In how many ways can they be arranged so that each row contains at least 1 cup of coffee? देखिए, ये कुछ वैसे करेंगे जैसे हमने बॉयज एंड गर्ल्स वाला किया था, कि सारे के सारे केसेस में से देन वो हमने केसेस सब्ट्रैक्ट कर लिए थे जहाँ पे गर्ल्स साथ में थी, तो हमें आंसर मिल गया था वो वाले सारे केसेस का, जब गर्ल्स साथ में नहीं होंगी। तो इसमें भी सबसे पहले हम सारे के सारे अरेंजमेंट्स देख लेते हैं क्या होंगे। कितने कप्स हैं हमारे पास? 9 कप्स, तो 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं इन कप्स की बात करूँ, 6 कप कॉफ़ी के, 3 कप टी के, आइडेंटिकल होंगे कप, ठीक है ना? आइडेंटिकल होंगे, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है? आइडेंटिकल है तो मैंने 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 से 3 और ये 2 से कटा 4, तो ये बना आपका 12 इंटू 7, 84। टोटल केसेस हैं 84। अब इसमें से हमने वो कुछ सब्ट्रैक्ट करने हैं। कौन से सब्ट्रैक्ट करने हैं? अब क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी, ईच रो हैज एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। हम वो वाले केसेस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे जहां पे दोज केसेस इन विच देयर इज नो कप ऑफ कॉफी इन एनी रो, इन ईच रो, इन एनी ऑफ द रोज। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रोज है मेरे पास, ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें कोई भी कप ऑफ कॉफी नहीं होगा? इसमें इस टेबल पे वो यही हो सकता है जब तीनों के तीनों कप टी के हों, है ना? तीनों के तीनों कप टी के, एक यहाँ हो सकता है एक केस, फिर ये एक केस यहाँ भी हो सकता है कि तीनों के तीनों जो टी के कप है इधर हों, उसी तरह इसमें भी। तो टोटल 3 केस ऐसे होंगे जहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि इन एनी रो देयर इज नो कप ऑफ कॉफी। तो 3, तो 84 माइनस 3 मतलब 81। तो ऑप्शन नंबर टी, सिंपल क्वेश्चन। तो इस सेशन के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसका हाफ ऑफ द परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम बहुत पास है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कम से कम इसी से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने में। जो यूपीएससी सीसैट में क्वेश्चन आते हैं, दे आर नॉट वेरी टफ। आप थोड़ा सा भी अगर लॉजिक लगाओगे, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।